तो चलिए आज सीधा एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जो सच में आपके होश उड़ा देगा। जरा सोचिए, साल 1280, पश्चिमी अफ्रीका का माली साम्राज्य। यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसकी किस्मत में आगे चलकर इतिहास का सबसे अमीर इंसान बनना लिखा था। मतलब हम सिर्फ किसी रईस राजा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की बात कर रहे हैं जिसने एक वक्त पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इस बच्चे का नाम था मंसा मूसा। आगे चलकर ये माली का सुल्तान बना, लेकिन इसकी अमीरी का असली लेवल क्या था? ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, 3,15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ये मंसा मूसा की अनुमानित कुल संपत्ति है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आज के दौर के सबसे बड़े अरबपतियों जैसे एलन मस्क या जेफ बेजोस की सारी दौलत एक साथ मिला दी जाए, तब भी वो मंसा मूसा की रईसी के आसपास भी नहीं भटक सकते। मतलब ये दौलत सच में अकल्पनीय है। पर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतनी दौलत आई कहां से, और कैसे यही दौलत एक पूरे साम्राज्य के खात्मे का कारण बन गई? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी कहानी के 5 अहम पहलुओं को समझेंगे। शुरुआत करेंगे अप्रत्याशित सुल्तान से, फिर देखेंगे सोने और नमक का एकाधिकार, उसके बाद बात होगी सहिष्णुता से शांति की, फिर उस मशहूर स्वर्ण तीर्थ यात्रा की, और आखिर में अति मुद्रास्फीति और पतन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, अप्रत्याशित सुल्तान। दिलचस्प बात यह है कि मूसा असल में गद्दी का सीधा वारिस था ही नहीं। सत्ता में उसका आना एक बहुत ही अजीब सी, बल्कि कह लीजिए एकदम फिल्मी ऐतिहासिक घटना का नतीजा था। 1312 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरी हिस्ट्री पलट कर रख दी। देखिए, साल 1312 में माली के सुल्तान थे अबू बकर, और उनके सिर पर अटलांटिक महासागर के पार की दुनिया खोजने का एक अजीब सा जुनून सवार था। उन्होंने 300 जहाज भेजे। महीनों बाद सिर्फ एक जहाज बुरी तरह टूट-फूट कर वापस लौटा। उसके कप्तान ने बताया कि समंदर में एक भयानक भंवर था। पर सुल्तान अबू बकर का जुनून ऐसा था कि उसी साल के आखिर में वो खुद 3000 जहाज़ों के बेड़े के साथ अटलांटिक की ओर निकल पड़े। और जाने से पहले उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्री मूसा को राज्य का टेम्पररी चार्ज दे दिया। अब हुआ ये कि सुल्तान कभी लौट कर आए नहीं, और इस तरह मूसा, जो सिर्फ एक प्रतिनिधि था, वो हमेशा के लिए माली का मनसा यानी सुल्तान बन गया। अब गद्दी पर परमानेंटली बैठते ही मूसा ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया रेवेन्यू बढ़ाने पर। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, सोने और नमक का एकाधिकार। ये मूसा की आर्थिक रणनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उस वक्त माली साम्राज्य की बेहिसाब दौलत मुख्य रूप से 3 चीजों पर टिकी थी। पहला था बम्बुक की खदानों से निकलने वाला सोना, दूसरा तगाजा और इजिल से निकलने वाला नमक, और तीसरा था कोला नट्स, एक ऐसा फल जो रेगिस्तान में प्यास बुझाने के काम आता है। इन 3 चीजों ने माली को उस जमाने का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया था। लेकिन इनमें से 2 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको सच में हैरान कर देगा। जरा सोने और नमक के इस फर्क को समझिए। एक तरफ सोना है, जो हमेशा से ही धन और लग्जरी का ग्लोबल सिंबल रहा है, और दूसरी तरफ है नमक, जो हमें बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन सहारा के उस भयानक रेगिस्तान में, जहां खाने को खराब होने से बचाना सच में जीवन और मृत्यु का सवाल था, वहां नमक की कीमत एकदम सोने के बराबर हुआ करती थी। और मूसा ने बहुत चालाकी से इन दोनों ही बेशकीमती संसाधनों पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। पर यहाँ मूसा का सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट क्या था? देखिए, खदानों से सोना तो निकलता था, लेकिन दुनिया के किसी भी बाहरी इंसान को इन खदानों की असली लोकेशन पता ही नहीं थी। इसके लिए सूडानी बिचौलियों का एक तगड़ा नेटवर्क बनाया गया था। खनिक अपना सोना इन बिचौलियों को देते थे, और वो आगे बाहरी व्यापारियों को। मतलब सोने की खदानें कहाँ है, ये हमेशा एक टॉप सीक्रेट ही रहा। और इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे कमाल की बात ये कोड समझाती है। मूसा खदानों का मालिक नहीं था, वो निकाले गए सोने पर टैक्स लगाता था। यही उसकी असली स्मार्टनेस थी। उसने माइनिंग का झंझट अपने सिर नहीं लिया। इसके बजाय उसने अपने साम्राज्य से गुजरने वाले इस पूरे ट्रेड रूट पर भारी टैक्स लगा दिया। जो भी सामान वहां से गुजरता, शाही खजाना अपने आप भरता जाता। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बिना किसी शांति और स्टेबिलिटी के तो चल नहीं सकती। और यहीं पर हमारा तीसरा हिस्सा आता है, सहिष्णुता से शांति। पैसा कमाने के लिए एक स्थिर माहौल चाहिए होता है, और मूसा ने इसे बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल किया।
इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब बेम्बो के खदानों के खनिकों ने, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, विद्रोह किया, तो मूसा ने पहले तो अपनी विशाल सेना की ताकत से उसे पूरी तरह कुचल दिया। पर वो वहां रुका नहीं। उसे पता था कि बिजनेस चलाना है तो रोज रोज लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए उसने समझदारी दिखाते हुए धार्मिक सहिष्णुता लागू कर दी और एक बार शांति आते ही राज्य का पूरा फोकस युद्ध से हटाकर सीधा आर्थिक विकास पर शिफ्ट कर दिया। ये सच में एक शानदार डिप्लोमेसी थी। माली का ऑफिशियल धर्म तो इस्लाम था, लेकिन मनसा मूसा ने गैर मुस्लिमों पर कुरान के कानून जबरन नहीं थोपे। सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी थी। इसका फायदा ये हुआ कि अंदरूनी शांति तो बनी ही रही, और क्योंकि राज्य का धर्म इस्लाम था, इसलिए आसपास के इस्लामी देशों से भी बढ़िया रिश्ते बन गए। कोई बाहरी खतरा नहीं रहा और माली सुकून से बस पैसा छापता रहा। खैर, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, स्वर्ण तीर्थ यात्रा। 1324 का वो साल जब मनसा मूसा ने मक्का की हज यात्रा पर जाने का फैसला किया। और यकीन मानिए, ये कोई आम यात्रा नहीं थी। ये दुनिया के सामने माली की दौलत का एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन था जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाया। जरा इन नंबर्स को देखिए। 60,000 लोग इस एक काफिले में एक साथ चल रहे थे। 12,000 गुलाम सिर्फ ठोस सोने के बक्से उठाए हुए थे। 80 ऊंट ऐसे थे जिन पर सोने की धूल लदी हुई थी। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, लगभग 20,000 किलो सोना, जी हाँ 20,000 किलो सोना मूसा ने सफर में सिर्फ दान के रूप में बांट दिया। मक्का, मदीना और कायरा की सड़कों पर उसने इतना सोना लुटाया कि आप और हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके पास कितनी असीमित पावर थी, इसका अंदाजा बस इस एक किस्से से लगा लीजिए। सफर के बीच में जब उसकी पत्नी ने कहा कि रेगिस्तान की धूल से परेशानी हो रही है, तो मूसा ने बिना पलक झपकाए उस बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई प्रणाली बनाने का ऑर्डर दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि धूल बैठ जाए। ये उस ताकत का सबूत था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां और सबसे क्रिटिकल हिस्सा, अति मुद्रास्फीति और पतन। मक्का के रास्ते में 20,000 किलो मुफ्त सोना बांटने का नतीजा एक भयंकर मैक्रो इकोनॉमिक डिजास्टर के रूप में सामने आया। इसे समझने के लिए हमें हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो जब किसी इकोनॉमी में अचानक से बहुत सारा पैसा या इस मामले में बहुत सारा सोना आ जाता है, तो चीज़ों के दाम बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं और उस पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं बचती। मिडल ईस्ट में मूसा के पहुंचने पर बिल्कुल यही हुआ था। मूसा ने जो वो बेहिसाब दान किया था ना, उसने पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में सोने का बाजार भाव रातों रात क्रैश कर दिया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एक इंसान के अपने खर्चे और दान पुण्य की वजह से एक पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई हो। सोचिए, एक इंसान की उदारता ने इतना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। और मनसा मूसा के बाद क्या हुआ? इस विशाल साम्राज्य का पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। मूसा की मौत के तुरंत बाद ही मंत्रियों में करप्शन शुरू हो गया। केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ी तो जिन राज्यों पर माली ने कब्जा किया था, उन्होंने विद्रोह कर दिया और खुद को आजाद कर लिया। देखते ही देखते इतिहास का सबसे अमीर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मतलब ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मनसा मूसा के पर्सनल कंट्रोल पर टिका हुआ था। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने टैक्स के इतने शानदार मॉडल और धार्मिक सहिष्णुता से बेहिसाब दौलत और शांति हासिल की, वो सिर्फ एक व्यक्ति के बेकाबू खर्च और सेंट्रलाइज्ड पावर के कारण मिट्टी में मिल गया। आज की दुनिया के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे मैनेज करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या सोचते हैं, आज के देश इस ऐतिहासिक पतन से क्या सीख ले सकते हैं? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।